जी चैप्टर 17 हमारा चल रहा था, पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर। कॉन्सेप्चुअली हम कवर कर चुके हैं। मीन आप इतने प्रिपेयर हो चुके हो कि अगर आपको एनपीवी का पेपर में क्वेश्चन मिले तो आप उसमें से 70 to 80% मार्क्स ले लोगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन से 100% मार्क्स लेने हैं। क्यों? ये 100% मार्क्स हमारे बाकी जो वीक क्वेश्चन होंगे उनको सपोर्ट देते हुए पेपर पास करने में हेल्प देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन 21 बेजर पीएलसी। क्वेश्चन 21 बेजर पीएलसी। यहाँ देखते हैं कि एनपीवी पे कितना को बड़ा क्वेश्चन किस तरह का टेस्ट हो सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। एक ही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक लाइन की। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज न्यू प्रोडक्ट लाइन, वर्क टू द नियरेस्ट मिलियन। क्या करना आपको? एनपीवी कैलकुलेट करनी है मिलियंस में कैलकुलेशन करते हुए। जैसे हम थाउजेंड्स में करते थे तो मिलियन में भी की जा सकती हैं। ये इसी क्यों नहीं चल रहा? और खैर मर जाए तो क्या होता है, मेरी तो खैर है, आप लोग वैसे भी पढ़ लोगे। सो क्वेश्चन 21 है हमारे पास, बेजर्स पीएलसी। तो क्या करना आपको? एनपीवी कैलकुलेट करनी है। आज ही कैलकुलेट करते हैं। बेजर पीएलसी, a manufacturer of car accessories, is considering a new product line. कंपनी कार एसेसरीज बनाती है और एक नई प्रोडक्ट लाइन बनाने जा रही है। दिस प्रोजेक्ट वुड कमेंस एट द स्टार्ट ऑफ बेजर पीएलसीज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड रन फॉर 4 years। नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा और 4 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा। मीन एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए हमें ईयर 0, 1, 2, 3, 4 क्या ख्याल है? बेजर पीएलसीज नेक्स्ट ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2013। 2013 ही नज़र आ रहा है ना? 12 वैसे 13 कर लें प्लीज़। सो बेजर पीएलसीज नेक्स्ट ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2013। दिस मीन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा स्टार्ट ऑफ 13। तो ईयर 1 2013, ईयर 2 2014, ईयर 3 14 और ईयर 4 क्या होगा? 2016। ठीक हो गया? करंट ईयर फिर क्या है? अभी हम कहाँ पे हैं? 2012 में। मीन नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट होना है। दिस मीन अभी हम 2012 में हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या है? 2013। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोजेक्ट। A feasibility study costing ₹8 million was completed earlier this year, but will not be paid for until March 2013. The study indicated that the project was technically viable. Feasibility study क्या है? Like research and development. मीन एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा, कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, ये प्रोजेक्ट वाकई ही हो सकता है रियलिस्टिकली या नहीं हो सकता। तो इसका ये जो एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है कि वाकई ये प्रोजेक्ट वायबल मीन करना ठीक है या नहीं, उसे क्या नाम देता है? फिजिबिलिटी स्टडी। ऑलरेडी हो चुकी है। क्या कहला है? इस स्टडी के बाद डिसाइड किया जाएगा कि अदर ये प्रोजेक्ट चलाया जाए या ना चलाया जाए। तो अगर हम नहीं चलाते तो क्या ये कॉस्ट अवॉइड हो सकती है? नहीं, ये क्या है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट, या ये क्या है? संक कॉस्ट जो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, पेमेंट उसकी बेशक मार्च 2013 में आपने करनी है, लेकिन ये कॉस्ट कमिटेड हो चुकी है। मीन पे आपने करनी है, चाहे आप प्रोजेक्ट चलाओ ना चलाओ। तो ये क्या है? इररेलेवेंट। क्या ख्याल है? संक कॉस्ट हमने पढ़ा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके अंदर एग्जाम्पल में फिजिबिलिटी स्टडी भी लिख लेना है। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? रेलेवेंट नहीं, क्या है? इरेलेवेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ बेजर पीएलसी प्रोसीड्स विद द प्रोजेक्ट, इट वुड नीड टू बाय न्यू प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹180 million
to be paid for at the start of the project. ठीक है, initial investment 180 million की आपकी. It is estimated that the new plant and machinery would be sold for rupees 25 million at the end of the project. ठीक है, residual value लास्ट ईयर में एज ए इनफ्लो आएगा 180, ईयर 0 में एज ए आउटफ्लो आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट. क्या ख्याल है? ओके. इफ बैजर पीएलसी अंडरटेक द प्रोजेक्ट, it will sell an existing machine for cash at the start of the project for rupees 2 million. तो आपके पास भी एग्जिस्टिंग मशीन भी पड़ी है और अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाते हो तो एग्जिस्टिंग मशीन आप सेल कर दोगे. कब? एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन ईयर 0 में. तो ईयर 0 में ये ओल्ड मशीन की सेल का कैश इनफ्लो भी आएगा 2 मिलियन से. क्या कहला? मीन इस प्रोजेक्ट पे जाते हो तो एग्जिस्टिंग मशीन सेल करोगे ना, वरना नहीं. क्या कहला? तो रेलेवेंट है. क्या कहला? तो इनफ्लो आएगा कहाँ पे? एट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? ईयर 0 पे. सो 180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 25 मिलियन की रेजिजुअल वैल्यू है, ये 180 आउटफ्लो 25 इनफ्लो, और ईयर 0 में हमें जो है वो ओल्ड मशीन से भी आएगा कितना? 2 मिलियन. ओके. दिस मशीन हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर डिस्पोजल एट द एंड ऑफ 2016 फॉर रुपीज 1 मिलियन. मीन अगर हम इस प्रोजेक्ट पे ना जाते तो इस मशीन ने एंड ऑफ 2016 में 1 मिलियन का डिस्पोज होना था. मीन 1 मिलियन हमें 2016 में मिलना था. हम प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो आज ही 2 मिलियन मिल रहा है, लेकिन ये 2 मिलियन मिल रहा है तो 1 मिलियन जो 2016 में मिलना था वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है. क्या कहला? तो ओल्ड मशीन का ठीक है कैश इनफ्लो 2 मिलियन ईयर 0 में है, लेकिन साथ एक अपॉर्चुनिटी रेलेवेंट कॉस्ट भी है, तो वो 2016 में एज ए आउटफ्लो भी 1 मिलियन लिखेंगे. मिलना यहाँ से 1 नहीं था. हाँ, आज अगर सेल कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, लेकिन वो 1 फिर नहीं मिलेगा, तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है. तो ईयर 0 में ओल्ड मशीन का कैश इनफ्लो 2 लिखेंगे और ईयर 16 में कैश आउटफ्लो लिखेंगे 1 से, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रही है. बात समझ आती? रेलेवेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर. इनफैक्ट पूरा का पूरा रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा. ऊपर हमें अभी तक संक कॉस्ट मिल चुकी है. क्या कहला? और हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गई. मार्केट रिसर्च. इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स हैव सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Market size for the product is rupees 1100 million in 2012. Market size का मतलब क्या है? हमारे जैसे बाकी सारे बिजनेस जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, सब की सेल जो है वो कितनी है? 1100 2012 में. तो आपने देखना है आपका मार्केट शेयर क्या है. मार्केट शेयर मीन इसमें से आपकी सेल कितनी है. ठीक है, मार्केट साइज का मतलब क्या है? आपकी सेल नहीं. मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं आप जैसे, जो ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं, सब की सेल 2012 की कितनी है? 1100. लेकिन आपकी सेल 1100 नहीं है. आपकी सेल, आपका मार्केट शेयर कितने परसेंट है? 10% है, जिसका 10% है, 7% है, जिसका 7% है, 15% है, जिसका 15% है. 2012 में मार्केट साइज 1100 है. द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2% पर एनम, और मार्केट जो है वो 2% पर एनम से ग्रो होगी. मीन 2013 में 2% से ग्रो होगी, 2014 में 2% से ग्रो होगी, 15 में और 2%, 16 में और 2%, प्रीवियस का 2%. क्या कहला? मार्केट शेयर प्रोजेक्शन शुड बेजर पीएलसी प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोस. तो अगर आप इस प्रोडक्ट में जाते हो तो आपका मार्केट शेयर इनिशियली 2013 में 7% होगा, क्यों? नए नए मार्केट में जा रहे हो. उसके बाद 2014 में इंक्रीज़ होकर 9% हो जाएगा, 15 में 15% हो जाएगा और 16 में 15% हो जाएगा. तो यहाँ से हम सेल निकाल सकते हैं. गुड लक एवरीबॉडी, निकाल के दें मुझे.
जी 2013 का मार्केट साइज क्या है? 1 ना वो तो 2012 का था। 1122 नहीं, वो तो 12 में 1100 है। 2% ग्रोथ के साथ 13 का आएगा ना। 1100 इंटू 1.02 क्या ख्याल है? तो अब इसको इंटू 1.02 करने में 1122 इंटू 1.02 कितना? 1144 1167 9 0 0 1 1 1 1 1 राउंडिंग राउंडिंग राउंडिंग। अब इस 1122 का 7% क्या है? 78.5 79 क्या है तुम्हें? नियरेस्ट मिलियन उसने खुद ही कह दिया। क्या ख्याल है? 103 ये आपकी क्या है? सेल। ये बात समझ आती कैसे निकाली है? मार्केट साइज में टोटल मार्केट सारे बिजनेसेस की इस प्रोडक्ट से सेल कितनी है और वो ग्रोथ के साथ हमने देख ली और अपना मार्केट शेयर उस पर अप्लाई किया तो हमारी सेल आ गई। चलिए आगे। कॉस्ट डेटा FR1 आपने पढ़ी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। चलिए आज कैश फ्लो स्टेटमेंट FR1 भी टेस्ट होगी इसके अंदर। कॉस्ट डाटा में वो कहता है जी परचेजेज हैं आपके पास 40 50 58 62 और पेएबल एट द ईयर एंड हैं आपके पास कितने? 8 10 11 एंड 12। 8 10 11 एंड 12 के आपके पास क्या हैं? पेएबल्स हैं। हमें क्या चाहिए एनपीवी के लिए? कैश फ्लोस। परचेजेज से कैश इनफ्लो आएगा आउटफ्लो आएगा? आउटफ्लो आएगा। और हमें FR1 की कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल दिए जाएं तो परचेजेज आपकी कैश के इक्वल नहीं है। अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल ना होते तो फिर हमारी परचेजेज ही कैश आउटफ्लो था। लेकिन चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल दिया गया है तो दिस मीन आपका परचेजेज कैश के इक्वल नहीं है। तो हमें कैश परचेज निकालना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। ये जो 2013 का क्लोजिंग बैलेंस है 2014 का ये ओपनिंग होगा, 2014 का क्लोजिंग बैलेंस 2015 का ओपनिंग भी होगा और 2015 का क्लोजिंग बैलेंस 2016 का ओपनिंग भी होगा। क्या ख्याल है? तो क्या करना हमें? लेजर खोल देंगे, चार लेजर खोल देंगे। क्या ख्याल है? वर्किंग 2 क्या निकालने जा रहे हैं हम? परचेजेस। और लेजर हमने पढ़ा हुआ है जी कि पेएबल लेजर का, पेएबल लेजर खोलेंगे ना। क्या ख्याल है? उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस यहाँ पे आता है, कैरी डाउन बैलेंस यहाँ पे आता है। और जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री होती है परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो मीन परचेज यहाँ पे आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी हमारे पास? कैश। ओपनिंग बैलेंस 2013 का हमारे पास नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस उसने 8 दिया हुआ है, परचेज उसने 2013 की दी हुई है कितनी? 40। तो आपके पास कैश कितना आ गया? 32। ठीक हो गया। उसके बाद 2014 का लेजर खोलें। ब्रॉट डाउन बैलेंस आपके पास है 8, कैरी डाउन बैलेंस उसने दिया हुआ है कितना? 10, परचेज आपके पास कितनी? 50। तो कैश कितना आ गया? 48। क्या कह रहा? उसके बाद 2015 का खोलें। ब्रॉट डाउन बैलेंस आपके पास 10, क्लोजिंग बैलेंस 11, परचेज 58। तो कैश कितना आ गया? 57। चौथे साल का मुझे निकाल दें। $61। ब्रॉट डाउन कितना है? 11, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12,
परचेज कितने की है 62, तो कैश कितना है आपका 61। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट आपने 4 सालों बाद बंद करना है, क्या ख्याल है? तो क्या पेमेंट आप 4 सालों के बाद भी देते रहोगे या दे के बंद करोगे? दे के बंद करेंगे, क्या ख्याल है? दिस मीन ये तो कैश आपने दिया, साथ ही जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका भी आप कैश दे के बंद करोगे, क्या ख्याल है? तो आपका जो कैश पेमेंट लास्ट ईयर में आएगी वो कितनी आएगी 73 आएगी। ये बात समझ आती है? 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये जो 12 क्लोजिंग बैलेंस है इसकी पेमेंट तो नेक्स्ट में होनी है ना, तो क्या नेक्स्ट तक वेट करेगा? क्या आप भाग गए और वो वेट करेगा मेरे पैसे आएंगे? नहीं, आपने पेमेंट भी सारी इसी के अंदर ही लेनी है, इन्हीं 4 सालों के अंदर ही लेनी है। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस 12 का बचा है इसकी भी पेमेंट आपने इसी प्रोजेक्ट में ही इनकॉर्पोरेट करनी है। तो लास्ट ईयर का जो कैश पेमेंट होगी परचेजिंग की वो कितनी होगी 73 रादर दैन 61। बात समझ आती है? क्यों? हमने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट करनी है, इस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड जो है वो सारी कॉस्टिंग यही बनेगी जी। सेल हमने निकाल लिया, परचेजेज निकाल लिया, नीचे उसने दिया जी पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स मीन कोई आपने एक्सटर्नल कंसल्टेंसी वगैरह ली इस प्रोजेक्ट के लिए तो उनकी पेमेंट्स हैं, तो कैश आउटफ्लो ये भी आएंगे 6988। क्या ख्याल है? अभी तक इस प्रोजेक्ट हमें इन्वेस्टमेंट मिली है ईयर 0 में और ईयर 1 में रेजिजुअल वैल्यू। एक ओल्ड मशीन सेल होगी ईयर 0 में, 2 इनफ्लो आएगा, तो 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो है। और हमारे पास सेल हमने निकाल ली इनफ्लो, और हमने परचेजेस आउटफ्लो निकाल लिया, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर आउटफ्लो निकाल लिया। नीचे वो कहता है जी फिक्स्ड ओवरहेड टोटल फॉर बैजर पीएलसी विद न्यू लाइन विदाउट न्यू लाइन। फिक्स्ड ओवरहेड हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं जाते तो क्या है 120, 100, 90, 80, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जाते हो तो इंक्रीज होके इतने हो जाते हैं, तो हमने इंक्रामेंटल लेने हैं। क्या ख्याल है? तो ईयर 1 में हमारा 13 आएगा इंक्रामेंटल आउटफ्लो, ईयर 2 में 10, ईयर 3 में 9 और ईयर 4 में 10। क्या ख्याल है? अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं बताया गया तो अभी तक तो यही बात है। लेबर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट employees currently working in another department would be transferred to work on the new product line. These employees currently earns rupees 3.6 million. इस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए, तो लेबर ऑलरेडी कहीं पे पड़ी है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, और उस लेबर को जो पेमेंट्स होती हैं कंपनी की तरफ से वो 3.6 मिलियन होती है। मीन वो लेबर इतना कमाती है। अब अगर तो वो लेबर अल्टरनेटिवली कहाँ पे यूज़ हो रही थी और वहाँ से कोई बेनिफिट जनरेट हो रहा था और हम उस लेबर को यहाँ पे लाते हैं, तो बेनिफिट फॉरगॉन होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लेबर और क्या कर रही थी, क्या बेनिफिट दे रही थी, दिस मीन स्पेयर कैपेसिटी थी, मीन वो लेबर वहाँ पे वेली बैठी थी, हमने अगर यहाँ पे यूज़ कर ली तो क्या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? नहीं। इन 3.6 मिलियन हम उसे दे रहे थे, ये प्रोडक्ट नहीं भी बनाते वो दे रहे थे। क्या ख्याल है? हाँ, अगर तो वहाँ पे कोई काम कर रहे थे उससे इतने का बेनिफिट हो रहा था और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो बेनिफिट फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एलिमेंट होगी। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वहाँ पे क्या कर रही थी, क्या बेनिफिट दे रही थी, तो दिस मीन हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे वेली बैठी थी। तो अगर हम इस प्रोडक्ट पे यूज़ करते हैं तो हमारी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी नहीं। तो ये 3.6 मिलियन अभी तक अगर देखा इतनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इररेलेवेंट है, अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल नहीं, क्या है? अनअवॉइडेबल है। क्या ख्याल है? मीन वो देना ही देना है, हम चाहे ये प्रोडक्ट बनाएं चाहे ना बनाएं। हाँ, वो बैठे क्या कर रहे हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर उसको बेनिफिट दे रहे हैं तो बेनिफिट फॉरगॉन हम कहेंगे रेलेवेंट है। क्या देखते हैं अभी
एन एम्प्लॉई करंटली अर्निंग ₹2 मिलियन, दिस मीन वो बात वहीं तक रह गई, आगे कोई और एक एम्प्लॉई की बात आ गई। दिस मीन वो 3.6 क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट मीन इररेलेवेंट। ठीक हो गया। मीन अगर हम नई प्रोडक्ट पे नहीं जाते तो फिर भी उनको 3.6 मिलियन दे रहे हैं, नई प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फिर भी 3.6 मिलियन ही देना है। लेकिन यहाँ पे लाने से क्या कुछ अफेक्ट हो रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो अफेक्ट हो रहा था फिर तो हम कहते वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट थी। जब कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि वो विले बैठे थे, क्या ख्याल है, ये फारिग हो चुके थे, तो 3.6 मिलियन ही देते रहना है जो पहले दे रहे थे, तो नई प्रोडक्ट से कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आप दे रहे, क्या ख्याल है। तो इसलिए ये 3.6 क्या हो गया, इररेलेवेंट। क्यों, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, अवॉइडेबल नहीं है। An employee currently earning ₹2 million would be promoted to work on the new line at a salary of ₹3 million per annum. एक एम्प्लॉई ऑलरेडी काम कर रहा था 2 मिलियन से, अब हम उसको ला रहे हैं कहाँ पे, नई प्रोडक्ट लाइन पे, तो अब सैलरी देना पड़ेगी 3 मिलियन। तो 2 तो पहले दे रहे थे, नई प्रोडक्ट की वजह से एक एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो एक रेलिवेंट है, क्या ख्याल है। अ न्यू एम्प्लॉई वुड बी टू फिल द वेकेटेड पोजीशन, लेकिन उसकी जगह पे हमें एक नया एम्प्लॉई लाना पड़ेगा, और जब नया एम्प्लॉई लाना पड़ेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, 2 मिलियन ही देना पड़ेगा। तो अब पूरा का पूरा ये 3 मिलियन हमारे लिए क्या बन गया, रेलेवेंट। वो 2 मिलियन इरेलेवेंट। क्यों, पहले इसको दे रहे थे, अब इसकी जगह पे किसी और एम्प्लॉई को दे देंगे। मीन इसका नटशेल ये निकला कि हमने नई प्रोडक्ट के लिए एक नया एम्प्लॉई अपॉइंट किया है जिसे 3 मिलियन देना, क्या ख्याल है। मीन लॉजिकल देखा जाए तो शायद इस तरह का मतलब निकला है। मीन उधर वाला बंदा यहाँ पे 3 मिलियन में ले आए, उधर एक नया बंदा 2 मिलियन पे ले आए, तो वो 2 मिलियन पहले भी हो रहा था, 2 अब भी है, तो वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट्स पे क्या है, 3 मिलियन पे करना है, तो एवरी ईयर 3 मिलियन की लेबर कॉस्ट भी आएगी। आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, 3.6 इररेलेवेंट हो गया। बात समझ आती है। आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। As a direct result of introducing the new product line, employee in another department currently earning ₹4 million would have to be made redundant at the end of 2013, resulting in a redundancy payment of ₹6 million at the end of 2014. दोबारा पढ़िएगा। As a direct result of introducing the new product line, इस प्रोजेक्ट पे जाने की वजह से employee in another department currently earning ₹4 million would have to be redundant. मीन एम्प्लॉई किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जहाँ पे अर्न हो रहा था 4 मिलियन, वो रिडंडेंट करना पड़ेंगे। मीन इस प्रोजेक्ट की वजह से 4 मिलियन का जो बेनिफिट एम्प्लॉयज़ दे रहे थे वो बंद हो जाएगा। एम्प्लॉई इन अनदर डिपार्टमेंट करंटली अर्निंग ₹4 मिलियन वुड हैव टू बी मेड रिडंडेंट एट द एंड ऑफ 2013। मैं किसी और डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई काम कर रहे थे और एम्प्लॉई अर्न कर रहे थे कितना, 4 मिलियन, तो उन्हें रिडंडेंट करना पड़ेगा। 4 मिलियन अर्न कर रहे थे तो उन्हें रिडंडेंट करना पड़ेगा। कंपनी तो नहीं अर्न कर रही थी ना, एम्प्लॉई अर्न कर रहा था, क्या ख्याल है। एम्प्लॉई अर्न कर रहा था 4 मिलियन, would have to be made redundant at the end of 2013, resulting in a redundancy payment of ₹6 million at the end of 2014. हमें पेमेंट कितना करना पड़ रही है, 6 मिलियन। वो 4 मिलियन क्या कंपनी का लॉस हो रहा है, एम्प्लॉई का हो रहा है, एम्प्लॉई का हो रहा है। तो वो 4 मिलियन एम्प्लॉई कमा रहा था, अब अगर वो नहीं कमाएगा तो 2014 में उसे 6 मिलियन हम दे देंगे, क्या ख्याल है। वो जो 4 मिलियन हम दे रहे थे इस फ्रॉड की वजह से दे रहे थे, नहीं, वो तो अदर फ्रॉड की वजह से दे रहे थे। अगर ये होता कि कंपनी को 4 मिलियन का बेनिफिट मिल रहा था और एम्प्लॉय को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो 4 मिलियन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी थी जब नहीं मिलना था। एम्प्लॉय 4 मिलियन कमा रहा था, हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिडंडेंट करना पड़ेगा। रिडंडेंसी की पेमेंट हमें कितना करना पड़ेगी, 6 मिलियन की करना पड़ेगी।
वो 4 मिलियन इस प्रोजेक्ट के साथ तो एसोसिएटेड नहीं है ना। 4 मिलियन हमारे लिए सेव हो रहा है। मीन अगर उस एम्प्लॉय को हम रिडंडेंट करते हैं, 6 मिलियन की हमारी रिडेंडेंसी पेमेंट्स 2014 में जाएगी, तो एवरी ईयर ये जो 4 मिलियन हम दे रहे थे ये बचेगा इसकी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से बचेगा। यूँ आप कहना चाह रहे हो? मीन ये जो 4 मिलियन हम उस एम्प्लॉय को दे रहे थे हर साल, अब इस प्रोजेक्ट पे लाने से वो हम नहीं देंगे, तो ये 4 मिलियन हमारी क्या होगी? सेविंग होगी, रिडेंडेंसी सेविंग। और साथ 6 मिलियन की रिडेंडेंसी पेमेंट हमें करना भी पड़ेगी। कहाँ पे? 2014 में। 2014 में तो शायद 2 का इफेक्ट आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड देखा जाए तो 4 मिलियन की सेविंग होगी। इन ईयर 2013, 14, 15, 16 हमें क्या करना पड़ेगा? ये 4 मिलियन नहीं देना पड़ेगा। क्या ख्याल है? नहीं देना पड़ेगा, मीन सेविंग होगी। 2013 में भी सेविंग होगी। तो दिस मीन 2013 की पेमेंट तो हम करेंगे, तो वहाँ पे तो सेविंग नहीं होगी। सेविंग कहाँ पे होगी? 14, 15, 16 में। तो 14, 15, 16 की ये 4 मिलियन की पेमेंट हमें फिर नहीं करना पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। हाँ, 2014 में साथ हम 6 मिलियन का कैश आउटफ्लो रिडेंडेंसी पेमेंट रिकॉर्ड भी करेंगे और ये रिडेंडेंसी सेविंग 14, 15, 16 की भी रिकॉर्ड करेंगे। ये बात अब समझ आती? हाँ, कि अगर हम एक एम्प्लॉय किसी और जगह पे काम कर रहा था, उसे हम 4 मिलियन दे रहे थे, अब उसे इस प्रोजेक्ट पे लाते हैं तो उसे हम क्या करेंगे? रिडंडेंट कर देंगे एंड ऑफ 2013। दिस मीन 2013 की पेमेंट तो उसे 4 मिलियन की होगी जो पहले भी हो रही थी। तो इसे रिडंडेंट करने से वो जो पेमेंट हम कर रहे थे 4 मिलियन की, अब वो 14, 15, 16 में नहीं करेंगे, तो सेव हो जाएगा। और साथ हम रिडंडेंट करते वक्त 2014 में क्या करेंगे? 6 मिलियन का कैश आउटफ्लो इस प्रोजेक्ट की वजह से देंगे। मीन 2014 के अंदर नेट इफेक्ट 2 आउटफ्लो रह जाएगा। क्या ख्याल है? और 15, 16 में क्या होगा? 4 मिलियन की सेविंग रहेगी, इनफ्लो रहेगा। ये बात समझ आती? आगे अगर हम चलें, मटीरियल कॉस्ट। The company hold a stock of material X which cost rupees 6.4 million last year. कंपनी के पास एक मटेरियल पड़ा था जिसकी कॉस्ट कितनी है? 6.4 मिलियन। ऑलरेडी हो चुकी है। देयर इज नो अदर यूज फॉर दिस मटेरियल। इसका कोई अदर यूज भी नहीं है। If it is not used, the company would have to dispose of it at a cost of to the company of rupees 2 million. अगर आप रेलेवेंट कॉस्ट वाले पेजेस पे आओ, जहाँ पे आपने कुछ रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ी थी, प्लीज़ आइएगा ज़रा। रेलेवेंट कॉस्ट वाले पेजेस पे आएंगे। अगर आप पेजेस मिले थे ना आपको, रेलेवेंट कॉस्ट जब हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने मटीरियल से रिलेटेड कुछ बातें की थी। पेज 3 था शायद। रेलेवेंट कॉस्ट वाले पेजेस पे आइएगा। पहला सिनेरियो हमने पढ़ा था कि मटेरियल जो है वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो दिस मीन ये काम करने के लिए हमें नया बाय करना पड़ेगा, तो नया जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो रेलेवेंट होगी। दूसरा केस था कि मटेरियल जो है वो अवेलेबल है स्टॉक में, लेकिन उसका फ्रीक्वेंट यूज़ है, तो दिस मीन फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए हमें नया बाय करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए नया बाय करना पड़ेगा, तो नया जो भी बाय करना पड़ेगा वो रेलेवेंट कॉस्ट है। तीसरा केस कहता है मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक एंड हैज़ नो रेगुलर यूज़, जो इस क्वेश्चन में आ गया। उसमें आगे डिफरेंट सिनेरियो थे। नंबर 1 कहता है कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ए कॉस्ट। कैन बी डिस्पोज ऑफ एट ए कॉस्ट। डिस्पोजल का एक तो मतलब होता है सेल करना। मटेरियल की डिस्पोजल का मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज जो हैं लाइक केमिकल में जो डील करती हैं, इनको अपना जो वेस्ट है मटेरियल का, ख़राब हो गया मटेरियल, क्या कहला है, ऑब्सोलीट हो गया मटेरियल, ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है।
मीन डंप करना पड़ता है कहीं पे, ऐसे ही आप बाहर नहीं फेंक सकते, ऐसे ही आप दरियाओं नहरों में नहीं फेंक सकते, ये आपको प्रॉपर्ली डंप करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, और उसके ऊपर क्या आती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। यहाँ पे डिस्पोज कॉस्ट का मतलब क्या है, डिस्पोजल सेल नहीं, मटेरियल को डिस्पोज करना है, मीन मटेरियल को आपने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब क्या, कहीं पे आपने कोई गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर इसको दबाना है, ऐसे ही खुली हवा में नहीं फेंक सकते, अदरवाइज एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सकता है, अदर लिविंग थिंग्स अफेक्ट हो सकती हैं। तो मटेरियल क्या कह रहा है, अवेलेबल है, उसका कोई रेगुलर यूज़ नहीं है, लेकिन कैन बी डिस्पोज ऑफ एट ए कॉस्ट, एक कॉस्ट के थ्रू डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो डिस्पोजल कॉस्ट सेविंग इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट एंड विल बी रिकॉर्डेड एज रेलिवेंट बेनिफिट। तो वो अगर आप इसे यूज़ कर लेते हो तो डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ेगा, डंप नहीं करना पड़ेगा, और वो जो डंपिंग की डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो वो बेनिफिट क्या होगा, रेलिवेंट इनफ्लो। ये बात समझ आती है। दूसरा केस क्या था, कांट बी सोल्ड एज स्क्रैप एंड हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़, मीन ना स्क्रैप में सेल हो सकता है, ना कोई अल्टरनेटिव यूज़ है, ना कोई डिस्पोज ऑफ करना है, तो रेलिवेंट कुछ भी नहीं है। तीसरा केस क्या था, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप ओनली, तो कितने पे सेल हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एलिमेंट थी। चौथा केस क्या था, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और इट हैज़ सम अल्टरनेटिव यूज़, तो देखेंगे हायर बेनिफिट क्या है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो सर क्वेश्चन आपका कह रहा है, द कंपनी होल्ड अ स्टॉक ऑफ मटीरियल एक्स विच कॉस्ट रुपीज 6.4 million लास्ट ईयर, देयर इज नो अदर यूज फॉर दिस मटीरियल, if it is not used the company would have to dispose of it at a cost to the company of rupees 2 million in 2013, this would occur early in 2013। तो आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ेगा अगर आप यूज़ करते हो, तो 2 मिलियन आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो इनफ्लो आ जाएगा कहाँ पे, ईयर 0 में, अर्ली ऑफ 2013। तो मटीरियल एक्स से रिलेटेड हमें जो है वो ईयर 0 में क्या मिलेगा, इनफ्लो मिलेगा, कितने का, 2 मिलियन का। बात समझ आती है, डिस्पोजल कॉस्ट जो सेव होगी, बेनिफिट। चलिए आगे, मटीरियल जी इज ऑल्सो इन स्टॉक एंड विल बी यूज्ड ऑन द न्यू लाइन। मटीरियल जी भी एक चाहिए ये नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो भी स्टॉक में है। इट कॉस्ट द कंपनी रुपीज़ 3.5 million सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले 3.5 million का ख़रीदा गया था। इररिलेवेंट, ख़रीदा जा चुका है, अभी नहीं ख़रीद रहे। द कंपनी हैज़ नो अदर यूज़ फॉर इट, कोई अदर यूज़ भी नहीं है, बट कुड सेल इट टू ऑन द ओपन मार्केट फॉर रुपीज़ 3 million अर्ली इन 2013, लेकिन 3 million का बिक सकता है। तो 3 million की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कैश आउटफ्लो मटीरियल जी से रिलेटेड। कहाँ पे, कौन सी ईयर में, ईयर 0 में, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ईयर 0 में। तो मटीरियल एक्स से रिलेटेड 2 का इनफ्लो है, क्यों, डिस्पोजल कॉस्ट आपकी बच जाएगी, और मटीरियल जी से रिलेटेड आपका 3 का आउटफ्लो है, क्यों, इतने का सेल हो सकता था, मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये लॉस होगी। ये बात समझ आती, क्या कह रहा है। चलो आगे। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन, द ईयर एंड पेएबल आर पेड इन द फॉलोइंग ईयर, मीन कैश हर साल में निकलेगा नहीं, 1 साल का पेएबल नेक्स्ट ईयर में पे होता है। The company's cost of capital is constant 10% per annum. It can be assumed that operating cash flow occurs at the year end. Time 0 is 1st January 2013. T1 mean year 1 को T1, T2, T3 यूँ भी लिखा जा सकता है, year 0, 1, 2, 3 की बजाय। So T1 is 31st December 2013 etc. NPV कैलकुलेट करनी है। अच्छा कर लेते हैं, क्या मसला। सो उसने कहा जी कि आपने T0, T1, T2, T3,
T4 लिखना है रादर दैन ईयर 0 1 2 3 4। क्यों उसने T कह दिया, हम T लिख देते हैं। टाइम 0 1 2 3 4। सो कोई टैक्स की कैलकुलेशन तो नहीं है इसके अंदर, तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहला है, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं है। क्यों, अगर हो तो फिर हम क्या करते हैं, सेल एक्सपेंसेस पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पे लिखेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं जी। और हम ले रहे हैं जी रुपीस इन मिलियन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 180 मिलियन की, लेकिन उसने कहा जी कि आपको मिल भी जाएगा कितना, 25 मिलियन रेजिजुअल वैल्यू। क्या कह रहा है, ओल्ड मशीन से आपको मिलेगा कितना, 2, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप क्या करोगे, लॉस्ट भी करोगे, ऐसा। उसके बाद सेल से आपको मिल रहा है 79,103 ईयर 1 में ना, 79,103 175 179, ठीक हो गया। परचेजिस 32 नेगेटिव है, 48 नेगेटिव है, 57 नेगेटिव है, 73 या 2, 73, 61 + 12। क्यों, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है वो भी हमने क्या करना है, ईयर एंड पे करके जाना उसका भी। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर है कितना, 6 9 8 8। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इंक्रीमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड क्या ख्याल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल पेबल नेक्स्ट ईयर में पे होगे। ईयर एंड पेबल्स आर, द ईयर एंड पेबल्स आर पेड इन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में पे होंगे, नेक्स्ट ईयर में पे होंगे। मीन करंट ईयर की जो परचेजेज हैं उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होंगी। हाँ, मतलब पिछले साल के अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस थे तो वो हम ले रहे हैं ना। देखें ना, पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस ये थे, क्लोजिंग करंट ईयर का ये है, परचेजेज करंट ईयर की ये हैं, तो ये जो पेमेंट हुई है 48 की बेसिकली क्या हुई हैं, पिछले वाली ही पे हुई हैं। क्या कहला, ये 48 जो है करंट ईयर की परचेज देखिए वो तो 50 की थी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं निकला। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट वाली ही पेमेंट ले रहे हैं। बात समझ आती, क्या कहला, मतलब इधर की परचेजेज थी 40, पेमेंट आपने कितनी की, ठीक है ऐसे, मतलब यही 32 ही आएगा ना 2013 का। पेबल्स है, मतलब पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में होनी है, लेकिन बैलेंस है किस साल का, लिखेंगे तो उसी साल में। क्या कहला, लिखेंगे तो उसी साल में ना। हाँ, हाँ, तो वो शामिल है, वो शामिल है, ठीक हो गया, तो ठीक निकल रहा है। इधर 10 और 50 तो उसमें वो शामिल है। नेक्स्ट क्या, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीमेंटल कितने निकाले आपने, 13 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। और के खर्चे बाकी आगे आ गया, लेबर और मटेरियल, लेबर और मटेरियल ही बस रह गया। चलें जी, लेबर देखिएगा, लेबर की सूरत में क्या हुआ, एक तो हमें वो जो नया एम्प्लॉय रखना पड़ा उसका हमें जो है वो 3 देना पड़ेगा। क्या कह रहा है, तो न्यू एम्प्लॉय एवरी ईयर देना पड़ेगा 3 3। क्या कह रहा है, 3 यहाँ पे,
3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। कुछ रिडंडेंसी सेविंग हमारी होगी 4 चार्ज की, क्या ख्याल है रिडंडेंसी सेविंग? मीन अगर स्टाफ रिडंडेंट करते हैं तो सूरत में सेविंग होगी कितने? 4 की। कहाँ से? 2013 से या 14 से? 14 से। क्यों? 13 का तो हम पे करके जो है वो रिडंडेंट करेंगे, तो सेविंग 13 में नहीं हुई। क्यों? 13 में रिडंडेंट करेंगे तो उसकी पेमेंट करके करेंगे। ठीक हो गया। और हमें स्टाफ रिडंडेंट करना है तो रिडंडेंसी कॉस्ट भी हमने कुछ बेयर करनी है, और वो एक ही दफ़ा बेयर करनी है, हर साल नहीं होती। एक दफ़ा बेयर करके बस ख़त्म हो गया। कब? 2014 में। कितने का? 6 का। और कोई लेबर की बात रह गई हो? नहीं। उसके बाद हम चले गए मटीरियल में, और मटीरियल हमारे पास एक्स भी है और जी भी है। एक्स से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं? 2 की सेविंग हो रही है, डिस्पोजल कॉस्ट हमारी बच रही है कहाँ पे? ईयर 0 में बच रही है। कितने की? 2 की। और जी से रिलेटेड हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट होगी कितने की सर? 3 की। तो ये आउटफ्लो आएगा 3 का। कब? आज ही। और कोई चीज़ रह गई हो? कुछ भी नहीं रह गया। नेट कैश फ्लोज निकाल लें फिर हम। नेट कैश फ्लोज 179 नेगेटिव, 79 माइनस कितना? 25, 31। नेक्स्ट 102, 113। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। इसका 1 है, इसका 0.909 है, इसका 0.826 है, 0.751 है, 0.683 है, और हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। $179 नेगेटिव, बाकी आपने मुझे देनी होती है। 23, 26, फिगर दे दो। 77, ये भी 77। एनपीवी एनपीवी 24 मिलियन पॉजिटिव। क्या ख्याल है? क्या उसने कोई डिसीजन भी आपसे मांगा है? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज न्यू प्रोडक्ट लाइन वर्क टू नियरेस्ट मिलियन। नहीं, कोई डिसीजन नहीं मांगा आपसे, सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करके उसके मुंह पर दे मारो। चलिए आगे भाग जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इतना ही बड़ा है। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आया इस अटेम्प्ट में। रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, इन्फ्लेशन वगैरह, डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें थी, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट का इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा रेलेवेंट कॉस्ट मटीरियल से रिलेटेड भी, एफओएस से रिलेटेड भी, लेबर से रिलेटेड भी,
रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट मीन पूरा टॉपिक टेस्ट कर लिया उसने। मीन इसी क्वेश्चन को 15 नंबर का बना के भी टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 15 नंबर को भी जस्टिफाई ये कर रहा है, जरूरी नहीं कि 20 नंबर ही इसके होने चाहिए थे। ये तो कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट में एग्जामिनर को शायद 5 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन मिला नहीं होगा तो उसने 20 नंबर कर दिए होंगे, अदरवाइज़ 15 नंबर का भी जस्टिफाई होता है कि